नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह मैक्स अप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपनी सीरीज में आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ इस सीरीज में वापस आए हैं। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, इसमें हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफिकल थॉट में हम लोग यूनान, रोमन और डार्क एज और साथ में आप कह सकते हैं हम्बोल्ट और रिटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मोटे तौर पे हम लोग उन्हें देखे हैं। एक बार आप एक तरह से कह सकते हैं हम लोग ये भी देख चुके हैं कि जो मॉडर्न ज्योग्राफी के जो फाउंडर हैं हम्बोल्ट, रिटर, उनके बारे में पढ़े हैं। मोस्टली हम लोग देख रहे हैं कि उन लोगों की रचनाओं के बारे में बस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आगे उसी में हम लोग बढ़ते हैं और कुछ जर्मन के ज्योग्राफर के आज की क्लास में हम लोग एक तरह से कह सकते हैं जितने जर्मन के ज्योग्राफर हैं उनके बारे में हम लोग पूरी तरह से डिस्कस कर लेंगे। इसके पहले हम्बोल्ट और जो रिटर थे वो भी जर्मन ही थे। तो क्या अंतर है इसके बारे में मैं बताऊंगा और आज की क्लास में क्या अंतर है। आगे हम लोग का बचेगा फ्रांस के ज्योग्राफर, अमेरिकन ज्योग्राफर, इन सब ज्योग्राफर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लगभग 3-4 क्लास में हमारा ज्योग्राफिकल थॉट कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं, थोड़ा पहले वो बता दूं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिए, डिस्कशन आपस में करना कीजिए। मैं प्लान बना रहा हूँ कि एक क्लास में अलग से केवल आप लोगों के कमेंट्स पर ही रिप्लाई किया जाएगा। वो क्लास में वीडियो में ही आपको रिप्लाई किया जाएगा, किसका क्या कौन सा कमेंट है वो बताया जाएगा और उसको रिप्लाई किया जाएगा। तो आप जितना कोशिश होगा, जितना ज़्यादा रिप्लाई किया जाएगा। आपकी अगर कोई डाउट है तो आप अभी कमेंट कर दीजिए, वो उस समय एक ही साथ सबका किया जाएगा। देखा जाता है अगर किसी का ज़रूरी है, यानी कि अगर कोई कमेंट ऐसा किया जिसको आज ही बताना ज़रूरी है तो उसको रिप्लाई कर दिया जाता है, अन्यथा एक साथ रिप्लाई किया जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। कुछ लोग देखिए माइनस मार्किंग का पूछ रहे हैं कि सर माइनस मार्किंग के बारे में कुछ बताइए। तो आपको बता दूं कि माइनस मार्किंग के लिए हम लोग क्या किए हैं, उनको हालांकि उनको रिप्लाई कर दिया गया था, लेकिन बार बार फिर उनका रिप्लाई आ रहा है, कमेंट आ रहा है, सॉरी। तो जैसा कि उसमें उन्हें बता दिया गया है, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूँ जो वहाँ पर आपकी एक बार बता दूँ थोड़ा जल्दी से। तो जो ईच क्वेश्चन कैरी वहाँ 4 मार्क्स, जो प्रत्येक क्वेश्चन वो 4 मार्क लेगा। अगर आपका सही है तो वो क्या रहेगा, 4 नंबर आपको देगा। अगर आपका कोई गलत है तो उसमें माइनस मार्किंग रहेगी, 1 नंबर आपका गलत नंबर के लिए टोटल में से काटा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, उस बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जर्मन ज्योग्राफर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको बता दूँ ऑस्कर पेस्टल हैं, फ्रेडरिक वान रिस्थोपेन है, फिर फ्रेडरिक रेटजेल है, फिर अल्फ्रेड हेटनर है। ये 4-5 जो ज्योग्राफर, इनके बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कूल माइंड से। हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहले हम लोग देखे थे यूनान और रोम के ज्योग्राफर देखे, उसके बाद डार्क एज आया, फिर अरब के ज्योग्राफर्स के बारे में हम लोग पढ़े। फिर अरब के ज्योग्राफर्स के बाद हमने देखा कि उसके बाद आ गए थे हम्बोल्ट और रिटर, जो कि बोला जाता है कि मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर हैं। हम्बोल्ट और रिटर ये लोग 19वीं शताब्दी के ज्योग्राफर थे। आप कह सकते हैं हम लोग 18 सेंचुरी के जो ज्योग्राफर थे, यानी कि आप कह सकते हैं प्री क्लासिकल पीरियड के जो ज्योग्राफर थे, यानी कि जिसमें कांट हम लोग डिस्कस किए थे, कांट थे। और कांट के बाद आता है, कांट का जब समय खत्म हो जाता है तो उसके बाद आता है क्लासिकल पीरियड, यानी कि हम्बोल्ट और रिटर का समय आता है, जो कि 19 सेंचुरी है और उसी को बोला जाता है क्लासिकल पीरियड। तो 1959 में जब इनकी मृत्यु हो गई थी, एक मिनट, हाँ, तो जब इनकी 1959 में मृत्यु हो गई थी हम्बोल्ट और रिटर की, तो उसके बाद क्या कहा गया कि जो क्लासिकल पीरियड था वो भी वहीं खत्म हो गया। यानी कि जब से हम्बोल्ट और रिटर का कार्यकाल शुरू हुआ, समय उनका आ गया, तो उसे क्लासिकल पीरियड बोला गया। और जब ये मर गए तो बोला गया क्लासिकल अब यहीं खत्म हो गया। तो क्लासिकल के बाद एक और समय आता है जिसे ये बोला गया, क्या बोला गया, पोस्ट क्लासिकल जर्मन ज्योग्राफर्स। पोस्ट क्लासिकल जर्मन ज्योग्राफर, यानी कि उत्तर शास्त्रीय जर्मन भूगोलवेत्ताओं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल आप अगर देखें तो जो जर्मन के जो भूगोलवेत्ता थे हम्बोल्ट और रिटर, इन्होंने आधुनिक भूगोल के संस्थापक माना जाता है। इन्होंने बड़ी उपलब्धियां हासिल की, ज्योग्राफी को और आगे तक बढ़ाया, अपना कंट्रीब्यूशन किया। इनकी एक प्रमुख पुस्तक थी, हम्बोल्ट की थी कास्मास और रिटर की थी इर्डेकुंडे। ये प्रसिद्ध रचनाएं थी इनकी। हम लोग ये भी देखे थे कि ये नीतिवाद के भी समर्थक थे, पार्थिव एकता के भी समर्थक थे। तो इन लोगों के बाद ज्योग्राफी को भी अब बढ़ाने का कोई चाहिए, कोई आगे कौन बढ़ाएगा ज्योग्राफी में को, तो जर्मन में ये जो ज्योग्राफर हैं इनको कहा गया पोस्ट क्लासिकल जर्मन ज्योग्राफर, उत्तर शास्त्रीय जर्मन भूगोलवेत्ता। तो आज की क्लास में हम लोग उत्तर शास्त्रीय जर्मन भूगोलवेत्ता यानी कि पोस्ट क्लासिकल जर्मन ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि कुछ ऐसा नहीं केवल इतने ही हैं ज्योग्राफर, इसके अलावा भी है लास्ट में नाम मैं केवल बताऊंगा। अभी के लिए आप ये समझिए कि इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं।
एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पीछे की जो क्लासेस है अच्छे से समझ में आ गई हैं, आप लोगों का रिवीजन भी चल रहा होगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि सर मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, यहाँ से पढ़ रहा हूँ, मेरा एग्जाम तो निकल जाएगा। देखिए, ये तो कहा नहीं जा सकता कि हाँ निकल ही जाएगा आपका। ये हम लोग की कोशिश है, एक बस एग्जाम की प्रिपरेशन को आपको और बेहतर बनाया जा रहा है। यहाँ से आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा, यहाँ से हेल्प लेते रहिएगा, तो क्यों आप पीछे रहेंगे। तो ये कई लोगों का डाउट है, सर ऐसे करेंगे तो ये निकल जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये निकल जाएगा ना, ऐसा करूँगा। तो आप ये मान के चलिए पॉजिटिव आपको रहना है हमेशा, चाहे आप किसी भी स्थिति में रहें, पॉजिटिव हमेशा रहना है। तो वही मान के चलिए कि आपका निकल जाएगा। वो तो बाद का देखा जाएगा कि बाद में क्या होता है, लेकिन अभी आपको पॉजिटिव रहना है। एग्जाम तक आपको एकदम कूल माइंड रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको ये मान के चलना है कि आप जितना पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, यानी कि आप सही मार्ग में जा रहे हैं और आपकी जो प्रयास है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं ज्योग्राफी आपका मजबूत होगा। अगर आप एमए के लिए या एमएससी के लिए ज्योग्राफी सेलेक्ट किए हैं तो इसका मतलब आप ज्योग्राफी के विषय में एक महान ज्ञान आप अर्जित करना चाहते हैं। तो वैसा करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली अगर कहीं से भी अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको ज्ञान मिल रहा है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वो हो सकता है कि जो उन्होंने बताया वो आपके एग्ज़ाम में ना आया हो, या तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहेगा। और विश्वास मानिए, आप अगर ज्योग्राफी के फील्ड में जा रहे हैं तो ये आपको ज़रूर काम आएगा और आपको बहुत ही आसान लगेगी ज्योग्राफी। तो ये बात ध्यान देकर चलिएगा आगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं ऑस्कर पेस्टल। पहले ज्योग्राफर आते हैं यहाँ पर, ऑस्कर पेस्टल। इनका समय देख लेते हैं, 1826 से 1875 इनका समय था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में मैं बता दूं। क्या है इनकी प्रमुख रचना? पहली एज ऑफ डिस्कवरी है। ये क्या है? एज ऑफ डिस्कवरी, जो कि 1858 में इनकी प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी। ये हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी 1865 में प्रकाशित हुई थी। ऑस्कर पेस्टल की तीसरी पुस्तक है फिजिकल इरडेकुंडे। क्या है? फिजिकल इरडेकुंडे, जो कि 1879 में भी प्रकाशित हुई थी। ध्यान दीजिएगा, इरडेकुंडे जो है वो कार्ल रिटर की है और जो फिजिकल इरडेकुंडे है और 1879 में प्रकाशित हुई थी वो किसके? पेस्टल की है। तो ये पेस्टल जो है पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसका? 1826 से 1875 इनका समय था, जो कि जर्मन पोस्ट क्लासिकल जर्मन ज्योग्राफर के अंतर्गत आते हैं। इतना ही नहीं इनकी रचना है, इसके अलावा भी कई रचना है। मोस्टली हम लोग जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई बुक है ज्योग्राफिकल थॉट की तो उसमें से आप इन लोगों के बारे में जरूर पढ़िएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट, सेकंड नंबर, फेर्डिनेंड वॉन रिchthofen। क्या है फेर्डिनेंड? एक मिनट, इनका नाम देख लूँ थोड़ा। हाँ, फर्डिनेंड वॉन रिchthofen। रिchthofen का समय था 1833 टू 1905। 1833 टू 1905 में इनका समय था, यानी कि जन्म और मृत्यु की बात की गई है। इनकी प्रसिद्ध रचना है चीन का भूगोल। चीन का भूगोल, ध्यान दीजिएगा, रिchthofen की रचना है। भूगोल की समस्या एवं विधियां, ये भी क्या है? रिchthofen की ही रचना है। और चीन की मानचित्रावली, ये भी क्या है? रिchthofen की ही रचना है। इसके अलावा भी आप कह सकते हैं शोध यात्रियों का निर्देशिका। शोध यात्रिकों की निर्देशिका भी इनकी एक रचना है, हालांकि यहाँ लिखा नहीं है। तो ये क्या है? रिchthofen की जो है फेमस रचनाएं हैं। फर्स्ट पेस्टल हो गए, सेकंड रिchthofen हो गए। रिchthofen के बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल आप कह सकते हैं जर्मन ज्योग्राफी में बहुत फेमस ज्योग्राफर हैं। आपको कुछ फेमस ज्योग्राफर के नाम बता दूं जर्मन के। पहले तो आपके आ जाते हैं इमैनुअल कांट, फिर आते हैं हम्बोल्ट, फिर आते हैं रिटर, फिर आपके आते हैं रेटजेल। तो ये 3-4 जो नाम है आपका जर्मन में, तो मोस्टली आपको ये ध्यान देना है और इनके बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। कौन? ये मैं केवल अभी के लिए नहीं बता रहा हूँ। आप चाहे आगे नेट जीआरएफ के लिए जा रहे हैं, कहीं किसी और रिसर्च में जा रहे हैं, तो आपको इन लोगों के बारे में भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको अगर नेट जीआरएफ एग्जाम भी देना है अगर, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना चाहिए। क्या है? जर्मन के जो ज्योग्राफर हैं कौन? पहला तो आ जाते हैं कांट, फिर हम्बोल्ट, रिटर, फिर आते हैं रेटजेल। तो इन लोगों को मत भूलिएगा और बाकी लोगों पे भी कोशिश कीजिएगा। तो चलिए रेटजेल को शुरू करते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल, जिन्हें पहले फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। जो ज्योग्राफी थी उस समय, जो कि पहले कहा जाता था, अध्ययन जब किया जाता था, एक तरह से आप देखेंगे उसमें ह्यूमन का भी अध्ययन किया जाता था, फिजिकल अध्ययन भी उसी में किया जाता था। लेकिन जब जो रेटजेल आते हैं, जो ह्यूमन यानी कि मानव भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसे अलग कर दिया, उसको एक पृथक शाखा बनाई, अलग से ही शाखा बना दी और उसमें अलग से केवल ह्यूमन मानव की संबंधित संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसे बोला जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी। इस बेस पे फ्रेडरिक रेटजेल को ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर बोला जाता है। कि ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। तो इसे नोट कर लीजिए, फ्रेडरिक रेटजेल कौन है? मानव भूगोल के संस्थापक या फादर कहे जाते हैं।
इनका समय था 1844 से 1904 इनका समय था फ्रेडरिक रेडजल का, ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं, इनके बारे में देखते हैं। पहली रचना है डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की समालोचना, जो कि 1869 में प्रकाशित हुई थी। दूसरा है भूमध्य सागरीय तट के जीव, जो कि 1870 में प्रकाशित हुई थी। तीसरा है एक प्रकृति विज्ञानी की यात्रा, जो कि 1872 में प्रकाशित हुई थी। तीसरा है चीनी उत्प्रवास यानी कि चाइनीज इमिग्रेशन, 1876 में प्रकाशित हुई थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी एक फेमस बुक रचना है मानव भूगोल एंथ्रोपोजियोग्राफी, मानव भूगोल एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो कि 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। पहला खंड जो था 1882 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा खंड 1891 में प्रकाशित हुआ था। ये इनकी प्रमुख रचना है। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। राजनीति भूगोल, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट है, जिसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। इनकी ये भी 2 खंडों में प्रकाशित हुई। पहला खंड 1897 में प्रकाशित हुआ और दूसरा खंड 1903 में प्रकाशित हुआ था। तो इनकी ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। डार्विन के विकासवाद सिद्धांत की समालोचना, ये भी क्या है, फ्रेडरिक रेडजल की फेमस बुक है। आगे है भूमध्य सागरीय तट के जीव, ये भी है। एक प्रकृति विज्ञानी की यात्रा, चीनी उत्प्रवास या चाइनी इमिग्रेशन, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो कि 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। पहला खंड 1882 में प्रकाशित हुआ, दूसरा खंड 1891 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है राजनीतिक भूगोल यानी कि पॉलिटिक ज्योग्राफी, जो कि 2 खंडों में ये भी प्रकाशित हुई थी। पहला 1897 में प्रकाशित हुआ और दूसरा 1903 में प्रकाशित हुआ था। और 1904 में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि जब ये इसका दूसरा खंड प्रकाशित हुआ इसके 1 साल बाद इनका क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था, या उसके अगले साल। यहाँ मानव भूगोल को अगर हम लोग डिटेल में जाने, एंथ्रोपोजियोग्राफी जो कि 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था, यहाँ पहला खंड और दूसरा खंड है। तो अब पहला खंड और दूसरा खंड की खासियत क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। पहला खंड में आप देखेंगे कि जो पहला खंड है इसमें डार्विन का जो विकासवाद सिद्धांत था उससे संबंधित था, उससे मिलता जुलता यहाँ चर्चा किया गया था। और साथ में यहाँ पर जो बताया गया था विभिन्न जो प्रदेश हैं उसमें प्रदेश के जो मानव वर्ग हैं उस पर पर्यावरण का इतिहास में क्या प्रभाव पड़ा था, तो ये पहले खंड में चर्चा किया गया था। दूसरा खंड में जो 1891 में प्रकाशित हुआ था एंथ्रोपोजियोग्राफी का, इसमें मानव से रिलेटेड यानी कि मानव का अधिवास कैसा है, वहाँ की उनकी आर्थिक गतिविधियाँ कैसी हैं, ये सब बातों का वहाँ पर जिक्र किया गया था। यह आप कह सकते हैं जनसंख्या प्रवाह, सांस्कृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक लक्षणों का विचरण, डिफ्यूजन ऑफ कल्चर ट्रेंड, ये सब का भौगोलिक वर्णन एंथ्रोपोजियोग्राफी के दूसरे खंड में किया गया। तो पहला जो खंड था ये डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से संबंधित था, जिसमें मानव समाज के, किसी प्रदेश के मानव समाज के पर्यावरण का इतिहास में क्या प्रभाव पड़ा था, इसका चर्चा किया गया है। दूसरा यहाँ पर मानव के अधिवास और उनकी संस्कृति, वातावरण, इन सब का वहाँ पर डिस्कस किया गया था। तो 2 खंड थी। ये हो गया इनकी प्रमुख रचनाएं रेडजल की। रेडजल की कुछ विचारधाराएं थी, उनके बारे में समझ लेते हैं। डिटर्मिनिज्म, जिसे आप कहते हैं निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म, रेडजल का मानना था कि पर्यावरण और मानव संबंधों की चर्चा की गई थी। डिटर्मिनिज्म का ये कहना था कि जो मानव है वो प्रकृति से नीचे है, प्रकृति क्या है, मानव से ऊपर है। यानी कि सर्वोच्च स्थान किसका दिया इन्होंने, पर्यावरण को दिया, और कहा कि मानव उसके नीचे काम करता है, यानी कि इन्होंने पर्यावरण को महत्व दिया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। टेरेस्ट्रियल यूनिटी की कल हम लोग बात किए थे, पार्थिव एकता का सिद्धांत, जो कि आप लोग देखे थे, हमबोल्ट भी उसके क्या थे, समर्थक थे। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी के क्या थे, ये समर्थक थे। कौन, फ्रेडरिक रेडजल। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य का जैविक सिद्धांत, राज्य का जैविक सिद्धांत के ये भी क्या थे, फॉलोअर थे, समर्थक थे। और इनका मानना था कि ये सिद्धांत क्या है, इसे सही बताया, और यही इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी को भी सही कहा, डिटर्मिनिज्म को भी सही बोला। तो ये कोई रेडजल की चर्चा की गई है इधर। ये इनकी 3 क्या है, विचारधाराएं हैं, और भी कई विचारधाराएं हैं। यहाँ पर मैंने 3 विचारधाराओं की चर्चा की है। चौथे जोग्राफर आते हैं पोस्ट क्लासिकल जर्मन जोग्राफर में, अल्फ्रेड हेटनर। अल्फ्रेड हेटनर भी आप देखेंगे इनसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए इनको भी पढ़ना जरूरी है। अल्फ्रेड हेटनर का समय था 1859 टू 1941। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनका समय था 1859 से 1951। इनकी प्रमुख रचना है रूस का भूगोल, 1905 में प्रकाशित हुई थी। सेकेंड है यूरोप का प्रादेशिक भूगोल, 1907 में प्रकाशित हुई थी।
थर्ड है पृथ्वी पर संस्कृति का प्रसार 1928 टू 29 तक प्रकाशित हुई थी। और नेक्स्ट है कोलंबिया के एंडीज क्षेत्र की यात्रा 1888 में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ हम लोग इसकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़े हैं। पोस्ट क्लासिकल जर्मन ज्योग्राफर्स के बारे में, पोस्ट क्लासिकल जर्मन यानी कि उत्तर शास्त्रीय भूगोलवेत्ताओं के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़े। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेडजल को आप इसमें हाईलाइट कीजिएगा। इनके बारे में, इन लोगों के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो आप एक बार जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ हम लोग देखें जर्मन के ज्योग्राफर। अब एक तरह से समझिए जर्मन के ज्योग्राफर अब कंप्लीट हो गए, हम लोग इससे ज़्यादा अब जर्मन के ज्योग्राफर को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ जर्मन के और जर्मन ज्योग्राफर हैं उनके बारे में थोड़ा नाम उनका केवल मैं बता दूँ। अल्फ्रेड पेंक हैं, ये भी एक जर्मन भूगोलवेत्ता है। अदर जर्मन ज्योग्राफर के नाम मैं बता रहा हूँ। वाल्थर पेंक हैं, कार्ल हासोफर हैं, वाल्टर क्रिस्टालर हैं, आर्टो स्लूटर हैं और कार्ल ट्रॉल हैं। ये क्या हैं? अदर जर्मन ज्योग्राफर हैं। तो अगर हो सके तो आप इन लोगों के बारे में एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आगे अब हम लोग के आ जाते हैं फ्रांस के ज्योग्राफर, जिसमें फ्रांस के ज्योग्राफर आधुनिक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि विडाल डी लीला ब्लास, जीन्स ब्रून्स, डिमाजिया, इन लोगों के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। ये लोग ये क्या थे? नीतिवाद के समर्थक थे, डिटर्मिनिज्म के। और अब आ जाते हैं संभववाद के समर्थक, यानी कि फ्रांस के भूगोलवेत्ता विडाल डी लीला ब्लास, जीन्स ब्रून्स, ये लोग क्या थे? संभववाद के समर्थक थे। एक चीज यहाँ हाईलाइट कीजिएगा कि जो रेडजल की एक शिष्या थी जो कि अमेरिकी भूगोलवेत्ता थी, जिनका नाम था कुमारी एलन सैम्पुल। तो सैम्पुल कौन थी? इनकी एक शिष्या थी जो कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं वो थी। उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग अमेरिकन ज्योग्राफर पढ़ेंगे। तो डार्विन के बाद आ जाएंगे, फिर अमेरिकन में पहले हम लोग डार्विन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सैम्पुल को। तो अब मोस्टली आप लोग देखेंगे लगभग 3-4 क्लास में हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट अब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ज्योग्राफिकल थॉट से क्वेश्चंस करा दीजिएगा। तो जी देखिए, अगर समय रहा तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसको सॉल्व किया जाएगा जो एनटीए द्वारा पूछा गया है पीछे के वर्षों में। उम्मीद है आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे, मिलकर हम लोग कुछ बेहतर करेंगे और उम्मीद है आपकी ज्योग्राफी में अच्छी पकड़ होगी और आपको ज्योग्राफी में और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को क्लासेज अच्छी लग रही हैं, ज्ञान आपको ये अच्छा लग रहा है। फिर आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, हम लोग जरूर उस पर डिस्कस करेंगे। आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।